हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी का आज का हमारा जो टॉपिक है वो नियोजन अर्थात प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक चीज़ बता दें कि आप लोग को 3 लेक्चर बिजनेस स्टडी का जा चुका है। ठीक है, और तीनों लेक्चर्स का जो बच्चे देख लिए हैं वो तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर कर नहीं रहे हैं, केवल लेक्चर सुन रहे हैं और बस बंद कर दे रहे हैं। तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, उसमें कुछ जाता नहीं है। खैर, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ये नियोजन। ये एक तरह से प्रबंध का कार्य है, क्योंकि पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है नियोजन, और नियोजन एक पूरा लेक्चर ही है, इस पर पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, नियोजन होता क्या। नाम है नियोजन। नियोजन का मतलब है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि आगे की किसी भी तरीके की योजना बनाना। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य, सपोज करिए कोई कार्य, इस कार्य को कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक ना, किस प्रकार करना है, ठीक ना, किस ढंग से करना है, ठीक ना, किस समय करना है, ठीक ना, किस समय करना है, किसके द्वारा करना है, किसके द्वारा करना है। इस चीजों के बारे में जब हम योजना बनाते हैं तो क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को कब, कैसे, क्यों, किस प्रकार, किस ढंग से, किस समय, किसके द्वारा करना है या किया जाना है या कैसे करेंगे, ये क्या कहलाएगा? आपका नियोजन कहलाएगा। ठीक है, नियोजन के संबंध में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, अपनी अपनी परिभाषा दिए गए। जैसे कि मान लीजिए सबसे एक छोटा परिभाषा दिया गया है कुंटाजियो ओडेनेल के शब्दों में। कुंटाजियो ओडेनेल ने कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक क्रिया, बौद्धिक मतलब बुद्धि वाली क्रिया, बिना बुद्धि का ये सब काम नहीं कर सकते, बौद्धिक प्रक्रिया जो एक क्रम में एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक ना, एक विचारों के आधार पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचते, उस निश्चित कार्य को पूर्ण करते, ये सारा नियोजन है। प्रश्न ये आता है कि नियोजन की विशेषता क्या है। ध्यान दीजिए इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के बारे में सबसे पहली विशेषता नियोजन की होती है कि यह नियोजन का उद्देश्य जो है अभिमुखी होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य अभिमुखी होता है। अभिमुखी का मतलब क्या होता है? अभिमुखी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कोई भी नियोजन का काम, कोई भी प्लानिंग का काम बिना उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता। जब तक कोई हमारा उद्देश्य नहीं होगा, जब तक कोई विशेष कार्य नहीं होगा, तब तक हम योजना आगे की बना ही नहीं सकते। सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? अच्छी तरीके से पढ़ाई करना और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। तो उद्देश्य यहाँ पे है कि आपको अच्छे नंबर गेन करना है। इसलिए आप क्या करेंगे? पढ़ाई कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। असिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो यही आपका प्लानिंग कहलाएगा। तो उद्देश्य अभिमुखी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य मतलब प्राइमरी वर्क। नियोजन जो होता है किसी भी कार्य को पूर्ण करने की पहली स्टेप होता है, पहली सीढ़ी होता है। क्योंकि कार्य करने से पहले आगे आदमी योजनाएं बनाता है कि हम उस कार्य को कैसे, किस प्रकार, किस ढंग से करेंगे।
अगला है सर्वव्यापक कार्य। सर्वव्यापक कार्य, सर्वव्यापक कार्य का मतलब क्या होता है? प्रीवियस फंक्शंस। सर्वव्यापक कार्य का मतलब एक नियोजन एक ऐसा कार्य है जो हर जगह व्याप्त रहता है। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे बिजनेस का हो, कहीं भी प्लानिंग तो करना ही करना होता है। क्योंकि जो प्लानिंग के हिसाब से कार्य नहीं करता है वह समझिए कि सफल होने के उसके चांस कम रहते हैं। अगला है नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन क्या है? नियोजन भविष्यवादी है। भविष्यवादी है। भविष्यवादी का मतलब है नियोजन में हम आगे की योजना को ढूंढते हैं, बहुत लंबा समय तक टारगेट करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा, जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक उसका योजना कहाँ से बनेगा? इसलिए इसे कहा जाता है भविष्यवादी। अर्थात वर्तमान में ही उसकी योजना बनाते हैं, वर्तमान में ही उसकी प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो कार्य तो बहुत लंबे समय बाद पूर्ण होता है, इसलिए भविष्यवादी होता है। पहले ही से हम प्लानिंग करते हैं। अगला नियोजन सतत प्रक्रिया। नियोजन क्या है? नियोजन सतत प्रक्रिया। नियोजन सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है कि प्लानिंग जो हमारी है एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्लानिंग कर लिया तो फिर कल प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग का हर स्टेप, हर कदम, हर समय पर होता है, चाहे वो प्लानिंग छोटा हो या बड़ा हो, घर परिवार से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कहीं भी प्लानिंग। ये भी नहीं है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई दूसरा नहीं करेगा। हर व्यक्ति प्लानिंग करता है, एक छोटा बच्चा भी प्लानिंग करता है, बड़े लोग भी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। उसी तरह बिजनेस में चाहे वो लेवल किसी भी स्तर का हो, हर समय हर आदमी, हर बिजनेसमैन, हर मैनेजर, हर कर्मचारी योजनाएं बनाता रहता है। नियोजन में निर्णय लेना शामिल होता है। अगली विशेषता है नियोजन में निर्णय लेना शामिल होता है। कोई भी हम योजना बनाते हैं, कोई भी हम प्लानिंग करते हैं कि भविष्य में हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उस प्लानिंग के साथ साथ उसमें डिसीजन भी इंक्लूड रहता है। बस यही रहता है, डिसीजन हमारा साइलेंट रहता है। क्योंकि हम जब कोई कार्य कर रहे हैं, टारगेट हमें किए कि 90+ नंबर पाना है सर बोर्ड में, उसी हिसाब से हमने टाइम टेबल बनाया। और जब टाइम टेबल बनाया तो उसी के हिसाब टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका उसमें एक छोटा सा डिसीजन भी छुपा हुआ। डिसीजन यही है कि हमको अच्छे नंबर लाना, ये आपका डिसीजन है। तो नियोजन में निर्णय लेना भी शामिल होता है, बिना डिसीजन का प्लानिंग नहीं हो सकता। अगला है नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया। नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया का मतलब है कोई भी प्लानिंग का कार्य बिना बुद्धि का नहीं होता है। बौद्धिक मतलब उसमें बुद्धि होनी चाहिए, उसमें इतना तो अकल होना चाहिए कि भाई हम योजना बना रहे हैं तो ठीक भी है कि नहीं है, हम क्यों योजना बना रहे हैं, किस कार्य के लिए बना रहे हैं। बिना मतलब कहते कोई प्लानिंग करता नहीं। जिसके में बुद्धि विवेक थोड़ा बहुत होगा, आगे की कुछ करने के लिए सोचेगा, तभी वो योजना बनाएगा। तो ये बौद्धिक प्रक्रिया है बुद्धि वाले लोगों के लिए। अगला है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग। कि प्लानिंग में फोरकास्टिंग अर्थात पूर्वानुमान का होना जरूरी है। योजना हम बना रहे हैं लेकिन हमारा उसमें एस्टिमेट रहता है, अनुमान रहता है कि कार्य ऐसे हमारा संपन्न होना चाहिए। ये आगे का फ्यूचर हमारा फिक्स रहता है, फिक्स तो नहीं रहता लेकिन टारगेट हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पूर्वानुमान होना चाहिए। तो ये हमारी है नियोजन की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं नियोजन के महत्व। नियोजन, इसको थोड़ा घूम गया है, नियोजन के महत्व।
प्रश्न उठता है कि ये जो हम प्लानिंग करते हैं इसके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या इसके महत्व होते हैं। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, जानते ही हैं। तो जब नियोजन आप कर रहे हैं तो उस नियोजन के कुछ इम्पोर्टेंस भी होते हैं, कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ महत्व भी होते हैं। आखिर हम प्लानिंग करते हैं तो उससे हमको कुछ न कुछ फायदा होता होगा, तभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग के हमारे क्या बेनिफिट है। पहला, नियोजन निर्देशन प्रदान करता है। नियोजन निर्देशन प्रदान करता है। निर्देशन प्रदान करता है। नियोजन का पहला महत्व है कि जब हम प्लानिंग करेंगे तभी वह प्लानिंग डायरेक्शन में ठीक ढंग से काम करेगा। मान लीजिए हमको किसी को निर्देश देना है, तो निर्देश ऐसे ही नहीं कर देंगे जाओ ये काम कर दो। भाई पहले से कुछ सोचे होंगे कि हमको काम ऐसे कराना है, तब हम किसी को आदेश निर्देश देंगे। तो नियोजन एक तरह से निर्देश प्रदान करता है। और क्या है, नियोजन सर्वव्यापक है। नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है कि जो हमारी प्लानिंग है वो हर जगह व्याप्त है। अभी मैं बताया कि जो नियोजन हमारा होता है, प्लानिंग हमारी होती है, वो हर जगह है, घर बाहर परिवार ऑफिस बिजनेस सब जगह है। और चाहे वो अब यहाँ पे हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, हर जगह प्लानिंग है। देश विदेश कहीं भी आदमी है, हर जगह प्लानिंग का वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि हम ही केवल प्लानिंग करते हैं, पूरी दुनिया प्लानिंग करती है। अगला है, नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया। नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया। नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया का मतलब क्या है कि प्लानिंग हमारी जो है एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। आज हम कर रहे हैं, कल बच्चे करेंगे, कल आगे वाली पीढ़ी करेगी, जनरेशन एक के बाद एक करता रहेगा, छोटा बड़ा सभी लेवल पे प्लानिंग का वर्क किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग हम आज कर रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। आज से हजारों वर्ष पहले भी प्लानिंग किया करते थे, आज भी करना है, आने वाले समय में भी वर्षों तक लोग प्लानिंग करेंगे। जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग प्लानिंग करते ही रहेंगे, आगे कुछ करने के लिए सोचते रहेंगे। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है, ये विशेषता में भी बताया। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। प्लानिंग में बिना डिसीजन का प्लानिंग नहीं हो ही नहीं सकता। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें डिसीजन तो जरूर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसे होगा। अगला है, नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। जो हमारा प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करेंगे तभी ना नियंत्रण करेंगे। जब हम योजना ही नहीं बनाएंगे, नियोजन ही नहीं करेंगे, तो नियंत्रण किस पर करेंगे। देखे होंगे कि कोई भी आदमी कोई कार्य करता है तो पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर देता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, देखता है प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो उस पर रोकने का भी काम करता है, उस पर लगाम लगाता है, उस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। तो नियोजन नियंत्रण के लिए एक प्रमाप निश्चित करता है। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उसमें नियोजन और नियंत्रण का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। अगला है, नियोजन एक मानसिक कार्य है। नियोजन क्या है? नियोजन एक मानसिक कार्य है। नियोजन एक मानसिक कार्य है। मानसिक कार्य का मतलब क्या होता है? ये दिमाग की उपज है। दिमाग की उपज का मतलब क्या होता है कि इस प्लानिंग का वर्क माइंड से किया जाता है। जो आदमी सही विवेक का प्रयोग करके कोई भी योजना बनाता है उसका योजना सफल होता है। लोग जो विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, दिमाग को ठीक ढंग से नहीं चलाते हैं,
तो उनका प्लानिंग सफल नहीं होता। अगला है कुशलता में सुधार। नियोजन क्या करता है? कुशलता में सुधार करता है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं त्रुटि हो रही है तो उसमें सुधारने का कार्य भी करता है। तो ये तो था नियोजन के महत्व। मिटाए इसको, नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए, हट जा रहा है। नोट कर लिए होंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं हम। अब बारी इसमें आती है नियोजन की सीमाएं। ध्यान दीजिए, नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नियोजन की कौन कौन सी सीमाएं? सीमाएं मतलब कमियां इसका। सबसे पहले है नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता दृढ़ता उत्पन्न करता है, क्या मतलब है? प्लानिंग एक ऐसा चीज है, कभी कभी अपने बात पर अडिग रखता है। अडिग रखता है का मतलब है कि प्लानिंग हमने कर ली कि नया कार्य ऐसे किया जाएगा और वैसे ही कार्य करता है। हो सकता है कि वो कार्य में कुछ त्रुटि हो और कोई बताए भी, लेकिन वो बात को माने नहीं, बोले ना हम जो योजना बनाए एकदम सही है। तो ऐसे दशा में क्या होता है? नुकसान होता है। तो नियोजन दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब कभी कभी दृढ़ मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दिया गया प्लानिंग भी फेल हो जाता है। अगला है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन काम नहीं करता। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन काम नहीं करता है। मतलब जहां हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेज आती है, मतलब समय के हिसाब से कुछ उसमें चेंजेज होते रहते हैं, तो वहां पे किया गया प्लानिंग हमारा फेल हो जाता है। इसलिए फ्लेक्सिबल प्लानिंग बनाना चाहिए कि बाजार भाव में उतार चढ़ाव हो या किसी भी प्रकार का फ्यूचर में संशोधन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, तो हमारा जो प्लानिंग है उसमें कुछ करेक्शन किया जा सके। लेकिन जहाँ फ्लेक्सिबल है और हमने प्लानिंग बना लिया, उसमें कोई चेंजेज नहीं किया, तो वहाँ पे हमको नुकसान होने के चांस रहते हैं। अगला है नियोजन सृजनात्मकता को कम करता है। नियोजन सृजनात्मकता को कम करता है। नियोजन सृजनात्मकता का मतलब होता है कि जहां पे हम कोई चीज बनाते हैं, सृजन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक ना, वहां पर प्लानिंग कभी कभी जो योजना बनाते हैं वो कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि समय के हिसाब से उसमें बदलाव का होना जरूरी है। अब बदलाव यदि हम नहीं करते हैं तो हमारा किया गया प्लानिंग बेकार हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अचानक कोई न्यूज जैसे आया कि इस बार के मैंने कुछ एग्ज़ाम में कुछ संशोधन किया जा रहा है कि अब ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, आपने प्लानिंग कुछ और ढंग से बनाया है, तो वहाँ पे क्या होगा? यदि आप उसमें कुछ चेंजेज नहीं ला रहे हैं तो वहाँ पर नियोजन फेल हो जाता है। अगला है नियोजन में भारी लागत शामिल होती है। नियोजन में भारी लागत शामिल होती। अब सोच रहे हैं कि नियोजन में कॉस्ट कैसे शामिल होता है? अब यहाँ समझिए, यदि छोटी संस्था है या आप घर परिवार या अपने से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तो खैर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई लागत की बात नहीं। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आगे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करती है तो एक्सपर्ट को बुलाती है और एक्सपर्ट उसका योजना बनाता है।
तो एक्सपर्ट तो फ्री में काम करेगा नहीं, कुछ चार्जेज लेगा, अपना पारिश्रमिक लेगा। तो ऐसे योजनाएं बनाने में, बड़ी बड़ी जब योजनाएं बनाई जाती है तो उसमें कुछ कास्ट भी होता है, कुछ खर्च भी होता है। ये भी इसकी एक कमियां है। अगला, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया। नियोजन समय नष्ट करने वाली क्या है? प्रक्रिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो प्लानिंग हम लोग करते हैं वो टाइम वेस्ट करने वाला एक प्रोसेस है। सही भी है। यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहाँ पर प्लानिंग करना जरूरी है। तो जैसे पर्सनल जैसे कोई डिसीजन लेना रहता है तो वो वहाँ पे तो ठीक है, वो समय नष्ट करने वाली प्रोसेस नहीं है, थोड़ी सी विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब जहाँ बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, बड़ी योजनाएं बनानी पड़ती है, तो वहाँ पर एक तरह से इस टाइम भी वेस्ट करने वाला प्रोसेस है। क्योंकि अब इसको टाइम वेस्ट करने वाला एक प्रोसेस माना गया है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। अगला है, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं। अब ये सोच रहे होंगे कि यदि हम कोई प्लानिंग कर लिए तो ऐसा थोड़े है कि प्लानिंग 100% गारंटी दे रहा है कि भाई आप सफल ही हो जाएंगे, जो योजना बनाया है एकदम सफल ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक है कि एक हद तक अच्छी स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। बिना योजना के जो कार्य करते हैं, योजना बना के कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। हो भी सकता है कि पूरा भी सफल हो जाए, लेकिन इस बात की ये गारंटी नहीं देता प्लानिंग कि आप 100% सफल ही हो। तो ये हमारी नियोजन की कुछ सीमाएं थी। अब प्रश्न ये उठता है कि नियोजन की प्रक्रिया, ये उसको भी बताते हैं, मार्कर ले लें। नियोजन की प्रक्रिया। मान लीजिए कि आपको कोई प्लानिंग करनी है, कोई योजना आपको बनानी है, तो योजना आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स, कुछ कदम होंगे। उन स्टेप्स को, उस कदम को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए कि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर आए। जब महत्वपूर्ण पद पर हैं तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो कोई भी प्रकार की आप योजना बना रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है? सबसे पहले करना पड़ता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले क्या करेंगे? उद्देश्य निर्धारित करेंगे। मतलब सेटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस तरह की योजना आप बना रहे हैं। क्योंकि जब तक उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तब तक योजना बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा है प्रत्येक विकल्प के लिए परिसर विकसित करना। प्रत्येक विकल्प के लिए परिसर उत्पन्न करना। प्रत्येक विकल्प के लिए मतलब होता है कि जैसे हम कोई योजना हम बना रहे हैं, तो योजना बनाने में बहुत सारे उसमें स्टेप्स होंगे कि हाँ भाई, योजना हमने बना लिया, ये काम फला करेंगे, ये फला करेंगे, वो फला करेंगे, ठीक है। तो उसमें प्रत्येक विकल्प के लिए परिसर उत्पन्न करना, मतलब हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को उस कार्य को सौंप देना कि भाई ये काम आपको करना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है, जो करिएगा बेहतर ढंग से करिएगा। तीसरा क्या है? वैकल्पिक विधियों का पता लगाना। वैकल्पिक विधियों का पता लगाना। विधियों का पता लगाना। वैकल्पिक विधियों का पता लगाने का मतलब है कि योजना जो बना रहे हैं उसको कार्य करने के लिए ये भी ढूंढना कि कोई ऐसा भी कोई शॉर्टकट रास्ता है कि जिसे हम प्लानिंग की हैं उसके अतिरिक्त भी बेहतर ढंग से कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके करने के डिफरेंट मैंने विधियाँ होती हैं, मेथड होते हैं। तो हम जिस मेथड के लिए हम सोचे हैं, हो सकता है कि उससे भी बेहतर कोई मेथड होगा,
तो उसके लिए वैकल्पिक विधियों का पता लगाया जाता है कि ये दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगला, वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना। वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना। वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन का मतलब है कि जो हम मेथड खोजे हैं, हो सकता है कि इस कार्य करने के लिए मैंने ये प्लानिंग किया है कि ऐसे कार्य करना, लेकिन उस कार्य को करने के और भी कई सारे तरीके हैं और वो तरीके आपको मिल गए। अब क्या करेंगे, अब उसमें से बेस्ट तरीके का चयन करेंगे कि ना हम ऐसे करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से मेरा वर्क हो जाएगा। तो वैकल्पिक जो भी कार्य विधियां हैं उसका मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे कि इसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है। अगला है विकल्प का चयन करना। विकल्प का चयन करना का मतलब है ऑप्शन ढूंढेंगे कि ना मेरे पास तो 5 ऑप्शन है, इसमें से 5 ऑप्शन से हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है उस ऑप्शन का चुनाव करना। अगला है योजनाओं को लागू करना। योजनाओं को लागू करना कि जो हमने योजना बनाई है अब वो योजना को उस रूल के हिसाब से उसको फॉलो कर देना कि अब हम काम अपना स्टार्ट कर दें। और लास्ट में है समीक्षा करना। समीक्षा करने का मतलब क्या होता है कि जब अपनी योजना के अनुसार, अपनी एक निश्चित मेथड के अनुसार कार्य हमने करना स्टार्ट कर दिया, कार्य पूर्ण भी हो गया, तो उसका वैल्यूएशन करेंगे। भाई जिस हिसाब से जो मेथड का चुनाव किए थे, जो योजना बनाए थे, उसके अनुसार कार्य हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी नियोजन की प्रक्रिया। प्रश्न अब उठता है यहाँ नियोजन के प्रकार, यहीं पे बता दे रहे हैं। नियोजन के प्रकार 2 ही प्रकार हैं। नियोजन के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, नियोजन के 2 प्रकार। पहला प्रकार है एकल उपयोग योजनाएं। पहला है एकल उपयोग योजनाएं और दूसरा हमारा है अस्थायी उपयोग योजनाएं। अस्थायी उपयोग योजनाएं कभी कभी पूछ देता है कम नंबरों में कि नियोजन के कितने प्रकार हैं, तो नियोजन के बता दे रहे हैं कि 2 प्रकार हैं। एकल उपयोग योजना का मतलब होता है कि एक ऐसी योजना है जो विशेष परिस्थितियों में, तत्काल, ठीक ना, उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, तो उसे एकल उपयोग योजना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी में, मान लीजिए कि बहुत सारे वर्क वगैरह होते हैं, तो वैसे तो कंपनी या किसी भी बड़े संगठन में जब भी योजना बनाई जाती है तो पहले से प्री प्लानिंग के हिसाब से बनाई जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि तत्काल उसको करना पड़ता है। तो जहाँ किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्काल कोई प्लानिंग हमको करनी रहती है, तो वहाँ पे जो योजना बनाते हैं तो उसे एकल उपयोग योजना कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार जब उस ऑर्गेनाइजेशन में, जब उस संगठन में, जब उस कंपनी या बिजनेस में पहले से ही योजना बनाई जाती है कि पूरे साल में हमको इस नियम के हिसाब से, इस अकॉर्डिंग के हिसाब से, इस प्लानिंग के हिसाब से हमको वर्क करना है और पूरे साल में हमको इतना बेनिफिट कमाना है, तो वहाँ पे जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो अस्थायी योजना बनाई जाएगी, तो उसे अस्थायी उपयोग वाली योजना कहा जाता है। ध्यान से, विशेष परिस्थितियों में तत्काल योजना शीघ्र एकदम बनाई जाती है तो उसे एकल उपयोग योजना, और लंबी अवधि के लिए पहले से प्री प्लानिंग के हिसाब से बनाई जाती है ताकि वो लंबे समय तक चले और लंबे समय तक बेनिफिट हमको दे, तो वहाँ पे अस्थायी उपयोग योजना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो योजनाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, मिटाएं इसको।
योजनाओं के प्रकार। योजनाओं के प्रकार। जो ये हमारी योजनाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन सारे प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, और कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रकार इसके हैं थोड़ा और डिटेल से जान लीजिए। सबसे पहले योजनाओं के प्रकार में पहला योजना आता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है। योजनाओं के प्रकार में पहला क्या होता है? पहला प्रकार उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है कि उद्देश्य एक ऐसा चीज है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एक तरह से पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, किसी भी कार्य में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक पथ प्रदर्शक अर्थात मार्गदर्शक का कार्य करता है। सपोज करिए पढ़ रहे हैं आप, आपका उद्देश्य क्या है? अच्छे नंबर लाना, 90+ % नंबर पाना, ये आपका उद्देश्य हो गया, और आप अपनी योजना के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि बीच में कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके सब्जेक्टों में कुछ हिंट देता रहे, बताता रहे, समझाता रहे, जहां आप कुछ फंसे मेरे क्वेश्चन लगाने में, तो वहां आपको वो उससे आगे बढ़ाए, मैंने आपको बताए, कुछ टेक्निक बताए कि ऐसे पेपर में लिखा जाता है, ताकि आप अच्छे नंबर आप उससे प्राप्त कर सकें। तो आप अपनी योजना के अनुसार कार्य किए, और उसमें क्या हुआ? उसमें थोड़ा सा वो मोटिवेट कर दिया, अगला कुछ और पथ प्रदर्शक का कार्य किया। ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य। मतलब आपको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक का ये काम करता है, जो हर एक संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। दूसरा है इसमें रणनीति। रणनीति, इसको मोर्चाबंदी भी कहा जाता है। मोर्चाबंदी, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटजी कहा जाता है। अब ये क्या होता है? इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश के सेना के जवान कितने एक्टिव रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, रहते हैं। हम लोग आराम से सोते हैं, लेकिन वो दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी सुरक्षा वो प्रदान करते हैं। तो वहाँ पे उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति होती है। रणनीति के हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। उसी तरह एक सैनिक जब दूसरे देश से मतलब युद्ध होता है, तो वहाँ पर रणनीति से कार्य करते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं। उसी तरह हमारे बिजनेस के फील्ड में भी, जब मार्केट में बहुत सारी बिजनेस है, कंपटीशन है, कंपनियां हैं, तो बहुत कंपटीशन होंगे, तो स्ट्रेटजी के हिसाब से बिजनेस को कैसे आगे ग्रो किया जाए, ले जाया जाए, ये हमारी रणनीति या मोर्चाबंदी कहलाता है। देखे होंगे कि टीवी में महाभारत, रामायण वगैरह ये सब आते हैं, या और भी बहुत सारे धार्मिक या अन्य चीज़ें भी आती हैं, जिसमें थोड़ा सा युद्ध वगैरह के बारे में भी बताया रहता है। तो देखते होंगे कि जो शक्तिशाली पावरफुल पर्सन होता है कि वो रणनीति के हिसाब से युद्ध करता है, जो बुद्धिमान पर्सन होता है रणनीति के हिसाब से कार्य करता है। तो वो रणनीतियाँ, वो उसकी बनाई गई जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी होती है, उसी को रणनीति या मोर्चाबंदी कहा जाता है। तीसरा इसमें आता है नीतियाँ। नीतियाँ, इसको अंग्रेजी में पॉलिसी कहा जाता है। रणनीतियाँ क्या होती है? उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। नीतियाँ क्या है? नीतियाँ एक तरह से सामान्य प्रकार की नियम होती है। नीतियाँ क्या है? सामान्य प्रकार की नीतियाँ होती हैं। ऐसी नीतियाँ या ऐसे नियम होते हैं जो डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ठीक है। अक्सर जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, स्ट्रेटजी थी, पॉलिसी हमारी बनाई जाती हैं, वो स्पष्ट रहता है, साफ शब्दों में रहता है, और लिखित रूप से बनाई जाती है, और उस पर एक निर्धारित सीमा होती है कि इस पॉलिसी के खिलाफ हमको नहीं जाना है, इस नियम के हिसाब से ही हमको
कार्य करना। ठीक है, अब थोड़ा सा नीतियों के बारे में बताने आगे। ठीक है, नीतियाँ की इसकी कुछ विशेषता होती है। आइए इसकी विशेषता के बारे में भी बता दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मोर्चाबंदी भी इम्पोर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। नीतियाँ जो हमारी होती हैं ये सरल व स्पष्ट होती हैं, स्पष्ट होती है। और क्या होता है, यह लिखित भी होती हैं, लिखित होती हैं। और क्या होता है, एक निर्णय की ये सीमा निर्धारित करती हैं, निर्णय की सीमा निर्धारित करती हैं। ठीक है, नोट करिए इसे। निर्णय की एक सीमा निर्धारित करती हैं। और क्या करती हैं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरह की ये बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। नीतियां जो होती हैं वो नियम नहीं होती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है कि नीतियां क्या है, नीतियां की विशेषता बताइए। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि रणनीति या मोर्चाबंदी क्या है, इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, अगला एक टॉपिक है इसमें प्रक्रिया। तीसरा इसमें है प्रक्रिया, इसका एक और नाम है कार्यविधि। प्रक्रिया या कार्यविधि का मतलब क्या होता है, इसको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि हम जो भी उद्देश्य निर्धारित करते किए हैं, उन उद्देश्यों को इन नीतियों के आधार पर, जो हमारी बनाई गई पॉलिसियां हैं, पॉलिसियों के आधार पर कैसे कार्यवाही करेंगे, कैसे उसे पूर्ण करेंगे, किस ढंग से पूर्ण करेंगे, ये हमारी प्रक्रिया या कार्यविधि कहलाती है। कार्यविधि क्या होती है कि जो भी हमारे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उद्देश्य बनाए गए हैं, वो निश्चित नीतियों के आधार पर किस प्रकार हम पूर्ण करेंगे। ठीक है ना, और उसको पूर्ण करने में कौन कौन सी कार्यवाही अपनाएंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया हम करेंगे, तो इसी को प्रक्रिया या कार्यविधि कहा जाता है। अगला इसमें चौथा हमारा है, ये चौथा ही था, नंबरिंग गलत पड़ गया। पांचवा इसमें है नियम, इसको रूल्स भी कहा जाता है। नियम क्या होता है बताइए, नियम क्या होता है? नियम यह होता है कि जो भी हम उद्देश्य निर्धारित किए गए, ठीक है, वह हर एक परिस्थिति में कैसे पूर्ण किया जाएगा। ठीक है ना, अमुक परिस्थिति में कैसे पूर्ण किया जाएगा, इन सारी बातों का उल्लेख जहाँ रहता है उसे नियम कहा जाता है। नियम का मतलब है कि जैसे हमने बिजनेस में चाहे अपने घर परिवार में उद्देश्य निर्धारित किया कि ये कार्य को पूर्ण करना है। अब पूर्ण करने का मतलब है कि प्लानिंग कर लेना और पूर्ण कर लेना, सोच लेना, ये तो ठीक नहीं है। पूर्ण करने का मतलब है उसको कंटिन्यू उस पर प्रोसेस वर्क भी करना चाहिए। जैसे आपने सोच लिया कि भाई अच्छे नंबर लाना है, टाइम टेबल बनाया है कि 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना है, भाई डेली आप वो पढ़ेंगे ना, माने उस रूल को फॉलो करेंगे आप कि हाँ इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने समय पढ़ना है, सारे सब्जेक्टों पर बराबर ध्यान देना है। ये क्या है? नियम है। मतलब कि जब वह कार्य, कोई भी कार्य जो जिसके लिए उद्देश्य निर्धारित किया गया, वो निश्चित नियमों के आधार पर जो हम अपना गाइडलाइन तैयार किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्क पूरा कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? रूल कहलाएगा, नियम कहलाएगा। इसकी कुछ विशेषता भी दिया गया है कि यह एक सरल तरीके से दी गई योजना होती है। इसमें किसी भी तरीके की मनमर्जी की आज्ञा नहीं चलती है। मनमर्जी का मतलब है कि मर्जी आए तो पढ़ेंगे, मर्जी आए तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक ना। नियम में किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये आपके द्वारा नियम बनाया गया है कि भाई हमको उस कार्य को ऐसे करना है। अब भाई फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या है, यह
किसी भी नियम जो होता है ये किसी प्रकार का डिसीजन या निर्णय का अवसर नहीं प्रदान करता है। भाई आप नियम से अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है कार्य हो जाए, हो भी सकता है कि नहीं भी हो। नियम के बाद से पांचवें के बाद से छठवां स्टेप हमारा आता है विधियां या पद्धतियां। क्या है? विधियां या पद्धतियां। विधियां या पद्धतियां मतलब होता है मेथड। मेथड का मतलब होता है कि लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो हम मेथड अपनाते हैं, जो प्रविधियां अपनाते हैं, जो प्रक्रिया हम पूर्ण करते हैं, जिस तरीके को अपनाते हैं, कैसे हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विधियां या पद्धतियां कहा जाता है। जैसे कि जॉर्ज टेरी ने एक परिभाषा विधियों के संबंध में कहा है कि विधि एक संस्था के उद्देश्य, विधि क्या है? एक संस्था के उद्देश्य और उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन और प्रयासों को कुल व्यय को ध्यान में रखकर किसी कार्य को एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। ठीक है? विधि यह स्पष्ट करती है कि दूसरे विद्वान के द्वारा कहा गया है कि विधि यह स्पष्ट करती है कि कार्यविधि के एक चरण को कैसे निष्पादित किया जाए। मतलब हमारे जो कार्य है, हमारा जो वर्क है, उसके हर एक स्टेप को कैसे पूर्ण किया जाए, ये हमें विधियां या पद्धतियां बताती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि जो विधियां होती हैं ये कर्मचारियों के दिशा निर्देश के आधार पर होती है। इसमें उनकी कार्यशैली होती है। यह कर्मचारियों के दिमाग एक तरह से होता है। इसमें सरलीकरण और मानकीकरण का सहायता मिलता है। ठीक इसी तरह एक अगला पॉइंट इसकी विधियां हैं, योजनाओं के प्रकार है, वो हमारा है कार्यक्रम। कार्यक्रम को अंग्रेजी में प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम क्या होता है? ये देखिएगा सब एक ही जैसा है लेकिन थोड़े थोड़े दोनों सब में डिफरेंट है। जो हमारा कार्यक्रम है एक विशिष्ट प्रकार की एक कार्य योजना है। कार्यक्रम क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की कार्य योजना है। जैसे कोई भी कार्य हो, कोई भी योजना हो, कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी उद्देश्य हो, उसमें कार्यक्रम जरूर शामिल होता है। क्योंकि कभी कभी उसमें बीच में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि बीच में वो कार्यक्रम स्वतः उत्पन्न हो जाता है। स्वतः उत्पन्न होता है कि कार्यक्रम एक विशिष्ट प्रकार की योजना है जिसको उस परिस्थिति में, उस समय में, उस टाइम में पूर्ण करना एकदम जरूरी होता है। तो ये क्या है? एक तरह से अनिवार्य योजना है। जो भी हम लंबे समय के लिए उद्देश्य निर्धारित किए, लंबे समय की कार्य योजना तैयार किए, तो भाई वो तो कार्य हम कर ही रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ स्पेशल, कुछ विशिष्ट प्रकार की हमको समस्या समझिए या कोई कार्य समझिए उत्पन्न हो जाता है, तो उसको पूर्ण करने के लिए जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हैं, तो वही ना कार्यक्रम है। वह कुछ पल के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम लंबे समय के लिए चलता रहता है। कार्यक्रम क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है। कार्यक्रम के बाद से आता है इसमें बजट। बजट क्या है? अब देखिए, जो भी एक बिजनेसमैन अपनी योजना बनाता है तो वो जितनी भी वो योजना बनाएगा, जिस प्रकार की योजना बनाएगा, बजट के माध्यम से ही बनाएगा। बजट क्या है? बजट एक प्रकार की गणनात्मक शब्दों में की गई परिणामों की पूर्ण व्याख्या है। मतलब कि हम किसी कार्य को कैसे हम पूर्ण करेंगे, अपने निश्चित उद्देश्य पर कैसे पहुंचेंगे, पहुंचने के लिए जो उसमें कुछ एक्सपेंसेस होता है, टाइम वेस्ट होता है, कुछ एम्प्लॉई रखे जाते हैं, कुछ आदमी रखे जाते हैं, तो उस कार्य को करने में और निश्चित उद्देश्य को पहुंचने में हमारे कुछ खर्चे भी तो होंगे, कुछ आय व्यय भी तो होंगे। तो उसके लिए जो रूपरेखा तैयार किया जाता है उसे बजट कहा जाता है। बजट हमेशा अंकों में होता है। मतलब अंक का मतलब यहाँ पे हो गया कि कुछ रुपये में होता है कि उस कार्य को पूर्ण करने में, वहाँ तक हमें पहुँचने में, लक्ष्य प्राप्त करने में इतने पैसे खर्च हो सकते हैं। हो भी सकता है कि उसमें कुछ इनकम भी हमारी हो जाए। तो इसका जो बनाया गया क्या है? ये रूपरेखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखे होंगे, हर साल सरकार अपने 1 सालों के लिए बजट बनाती है। उस बजट में क्या होता है कि सरकार ये देखती है कि हमको पूरे साल में कहाँ से इनकम आ सकता है और कहाँ हमारा जा सकता है।
किस किस मद में हमको कितना खर्च करना है और किस किस मद से हमको इनकम प्राप्त करनी है। एक रूपरेखा तैयार करती है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है, कार्य करती है। वो क्या है? बजट है। हमेशा देखते होंगे फरवरी के लास्ट वगैरह में बजट पेश होता है। तो बजट क्या है? कुछ है नहीं, मतलब पूरे हिसाब किताब, एक साल के हिसाब किताब का एक ब्यौरा होता है जो आगे के वर्षों में, जो आने वाले वर्ष होते हैं उसमें उसकी कार्य योजना के बारे में सारा डिटेल दिया रहता है। और लास्ट है, बस इतना ही दिया गया, 9 नहीं है, 8 है। ठीक है, तो यही है आपका नियोजन। नियोजन में इससे अधिक कुछ नहीं दिया गया है। अब हमारा यह क्वेश्चन बस बनता है कि नियोजन पर कि कौन कौन से नियोजन में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलना है। इसको मिटा देना है कि इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, जिसे आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि नियोजन की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नियोजन की परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। जो अभी मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि नियोजन क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि नियोजन का अर्थ और महत्व। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, नियोजन के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए। इसमें क्या लिखेंगे? नियोजन क्या है इसके बारे में लिखेंगे और इसके इंपॉर्टेंस लिखेंगे, इसके क्या महत्व है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि नियोजन प्रक्रिया के निहित चरणों की व्याख्या कीजिए। नियोजन प्रक्रिया के निहित चरणों की व्याख्या कीजिए। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन में, मैंने टाइप वाले में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी मैं बताया था कि नियोजन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं, स्टेप्स हैं, कदम हैं, उन से सारे पॉइंटों को हेडिंग बना देना है, उसके बारे में 2-2 3-3 लाइन एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रबंधकीय नियोजन की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, प्रबंधकीय नियोजन में नियोजन की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। और कौन सा पूछ सकता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्यविधि क्या है। नीति और कार्यविधि में अंतर बताइए। कार्यविधि क्या है, नीति व कार्यविधि में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह एक और भी क्वेश्चन है कि बजट की परिभाषा दीजिए और इसके लाभ बताइए। बजट की परिभाषा दीजिए एवं इसके लाभ बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप अपने टेक्स्ट बुक से इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
ये तो हो ही गया। रणनीति, मोर्चाबंदी, ये भी पूछा जा सकता है, ये अक्सर पूछा जाता है। मोर्चाबंदी क्या है, क्या है, इसकी विशेषता बताइए, इसकी विशेषता बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे मोटे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटे मोटे में पूछा जा सकता है नियोजन के कोई चार सिद्धांत बताइए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रबंध नियोजन क्यों किया जाता है, नियोजन के द्वारा क्या नियंत्रण संभव है, ठीक है। या और भी बहुत सारे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि योजनाएं कितनी प्रकार की होती है, जैसे कि एकल योजना और अस्थायी योजना। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से इस सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और थोड़ा बार बार उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ बताने का मतलब ये था कि आप लोग का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है, माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि हूबहू बुक का या किसी के पढ़ाया हुआ नहीं लिखता, आदमी वही लिखता है जो उसके मन में आता है। लेकिन मन में कैसे आएगा, जब तक कि उसको पढ़ा नहीं रहेगा, सुना नहीं होगा, उसके माइंड में उस चीज़ को वो चीज़ सेट नहीं हुआ होगा, तब तक वो मतलब अच्छे ढंग से नहीं लिख सकता, ठीक है। तो फिर आज का ये प्लानिंग का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंडों को लेक्चर को, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सारे फ्रेंडों को भेजिएगा ताकि सब पढ़ें और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे नंबर से सब पास हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए